अच्छा देखें, यहाँ पे हमारे पास ना एल्केन स्टार्ट हो रहा है। एल्केन से स्टार्ट करें, एल्केन के रिएक्शन से ना। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ना होता क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे ना रिफॉर्मिंग एल्केन के जो रिएक्शंस होते हैं ना, सबसे पहले जो उसमें रिएक्शन आता है, सबसे पहले तो आता है कि भाई क्रैकिंग होती है ना। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो आता है ये क्रैकिंग का, कि क्रैकिंग हमारे पास जो है ना होती क्या है ना। सबसे पहला जो रिएक्शन आता है ये क्रैकिंग का, वो हमारे को पास आता है किसका। आ, ये क्रैकिंग का, एल्केन का जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, इट इज ऑफ क्रैकिंग। अब क्रैकिंग हमारे पास क्या है, क्रैकिंग एक तो यहाँ पे शॉर्ट पूरा लिखा हुआ है ना कि भाई एक तो नॉर्मल क्रैकिंग होती है जिसमें लॉन्गर चेन एल्केन को शॉर्टर चेन एल्केन और एल्कीन में हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं। और एक क्रैकिंग की दूसरी टाइप होती है, दैट इज रिफॉर्मिंग है, जिसमें एल्केन जो है वो कन्वर्ट होता है एल्कीन में और H2 गैस जो है वो लिबरेट होती है। इसमें ये बेसिकली एक ये प्रोसेस है एल्केन को एल्कीन में ट्रांसफॉर्म जो है ना वो करने का। अब हमारे पास क्या है कि भाई ये क्रैकिंग होती है। क्रैकिंग में हमारे पास क्या है कि भाई एक लॉन्गर चेन एल्केन को आप एक शॉर्टर चेन एल्केन और एल्कीन में आप कन्वर्ट वो करते हो। ठीक है। कोई भी आपके पास लॉन्गर चेन एल्केन होगा उसको शॉर्टर चेन एल्केन और एल्कीन में आपने कन्वर्ट करना है। अब इसमें दो टाइप की क्रैकिंग होती है। थर्मल ये क्रैकिंग होती है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई होता है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। सेकेंडली फिर ये वो यूज होता है टू प्रोड्यूस सिंपलर प्रोडक्ट है, लाइक इस स्ट्रेट चेन एल्केन में वो बनाने में ये यूज होता है। और फिर एक होती है कैटलिटिक ये क्रैकिंग, जिसमें टेम्परेचर हाई होता है बट नॉट एज मच एज ऑफ थर्मल की क्रैकिंग। इसी तरीके से जो कैटलिस्ट होता है इसमें जियोलाइट जो है ना वो यूज होता है। फिर देन इसको जो यूसेज होता है कैटलिटिक को क्रैकिंग का, वो होता है मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे ब्रांच चेन हो गई या एरोमेटिक को कंपाउंड हो गए, उसमें जो है ना ये वो यूज होता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसी को तरीके से हमारे पास जैसे यहाँ पर एक है, हमारे पास C16H34 है। अब वो मुझे हमें कोई भी यहाँ पर जो है ना वो क्रैकिंग के लिए हमें एक बड़ा सा एल्केन की चेन को दे देगा, उसको हमें शॉर्टर में चेंज करना होगा, वो हमें वो बता देगा ना। या तो जो शॉर्टर एल्केन बन रहा है उसके बारे में हमें जो है वो गाइड कर देगा, जो शॉर्टर एल्कीन बन रहा है उसके बारे में हमें वो गाइड कर देगा। यहाँ पर उसने हमें वो लेट से एल्केन के बारे में हमें वो गाइड कर दिया कि एल्केन बन रहा है C10H22 का, बट जो रिमेनिंग है दैट विल बी ऑफ एल्कीन ना। अब हमारे पास वो क्या बच गया, सिक्स वो कार्बन बच गए, और सिक्स वो कार्बन बच गया और 12 हाइड्रोजन वो बच गए। अब इट्स अप टू अस कि हम यहाँ पे चाहे तो एक एल्कीन बना दें C6H12 का, चाहे तो दो एल्कीन वो बना दें C3H6 के, चाहे तो तीन एल्कीन बना दें C2H4 के, और चाहे तो दो अलग अलग एल्केन जो है वो बना एल्कीन बना दें, एक बनाते हैं C2H4, एक बनाते हैं C4H8। इट इज अप टू अस, बट एल्केन हम एक से ज्यादा नहीं वो बना सकते। एल्केन एक से ज्यादा वो बनाते हैं तो हाइड्रोजन का काउंट अनबैलेंस जो ना ये हो सकता है। बट एल्कीन एक से ज्यादा वो बन सकते हैं। वी कैन फॉर्म मल्टीपल एल्कीन्स, बट वी कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल एल्केन्स ड्यू टू द काउंट ऑफ हाइड्रोजन। एल्कीन जो है वो एक से ज्यादा बन सकते हैं, बट एल्केन जो है वो एक से ज्यादा नहीं बन सकते। ठीक है। अच्छा, फिर देन इसके बाद फिर देन इसके ये बाद हमारे पास रिफॉर्मिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। रिफॉर्मिंग एएस में नाम है आईजीसीएसई, और एटीएम आईजीसीएसई और ओ लेवल्स में इसको थर्मल डिकम्पोजिशन हम बोलते थे। ठीक है, आईजीसीएसई, और इसमें हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ना हम बोलते थे। इसमें हमारे पास जो है वो होता क्या है कि हमारे पास कोई भी एल्केन है, इसका ये पर्पस ये नहीं है कि आप जो है ना वो लॉन्गर एल्केन को शॉर्टर चेन में वो कन्वर्ट करो। इसका पर्पस होता है कि आपके पास एल्केन है बट आपको चाहिए एल्कीन। आपके पास एल्केन है बट आपको चाहिए एल्कीन। तो यहाँ पर आप एल्केन जो है ना एल्कीन में वो कन्वर्ट करते हो। आपको आपके पास है एल्केन, चाहिए एल्कीन, तो इस वजह से ये आप इसको क्या करते हो, एल्केन को एल्कीन में वो कन्वर्ट करते हो फॉर योर ओन यूसेज ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफॉर्मिंग या थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। जैसे यहाँ पे एल्केन है C6H14। अब ये कोई वो लॉन्गर एल्केन वो नहीं है, ये वो नॉर्मल सा एल्केन है। इसको आप जो है ना नॉर्मल एल्कीन और H2 में जो है वो चेंज कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, देन फिर उसके बाद हमारे पास आता है वो कंबशन, जो सेकंड रिएक्शन है एल्कीन का, दैट इज वो कंबशन। ठीक है। अब इसमें एक होती है कंप्लीट कंबशन, एक होती है इनकम्प्लीट वो कंबशन। सही। अब
कंबशन में हमारे पास क्या होता है भाई, एक तो ये कंप्लीट वो कंबशन आती है जिसमें CO2 और H2 हमारे जो ये प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है C7H16। अब एक अच्छा, एक चीज यहाँ पे वो सुन लो कि जो कंप्लीट वो कंबशन होती है, उसकी इक्वेशन जो है ना हमेशा सेम ही जो है वो रहेगी। उसकी इक्वेशन कभी भी चेंज नहीं होगी। क्या मतलब, अगर मैं कंप्लीट कंबशन कर रहा हूँ, इक्वेशन क्या होगी, एनीथिंग रिएक्टिंग विद द O2 टू फॉर्म CO2 प्लस H2O। ये इसकी इक्वेशन है जो फिक्स होगी। जिस चीज की भी वो कंप्लीट कंबशन कर रहे हो, इधर एल्कीन, एल्केन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी हो, इक्वेशन ये रहेगी O2 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पे मैं ऊपर वो लिख देता हूँ, आप जिस चीज की भी वो कंबशन कर रहे हो, O2 प्लस, सॉरी, +O2 गिव्स ऑफ CO2 प्लस H2। अब जिसकी भी वो कंबशन करो, एक्स वाई जेड डजेंट मैटर ना, ये इसकी जनरलाइज इक्वेशन है कंबशन की। फिर जैसे मैं यहाँ पे C7H16 की कर रहा हूँ, तो मैंने C7H16 यहाँ पे जो वो लिख दिया। अब यहाँ पे जो वो कार्बन कहते हैं, अच्छा अब यहाँ पे तीन हमारे पास जो वो चीजें हैं, एक वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड पे वो बैलेंस होंगे, हाइड्रोजन भी राइट हैंड साइड पे वो बैलेंस होंगे, और ऑक्सीजन जो है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर ऑक्सीजन पे वो बैलेंस होंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे वो कार्बन कितने हैं, 7 जो वो कार्बन है यहाँ पे हमारे पास ना, हमारे पास यहाँ पे 7 जो है ना वो कार्बन है। तो हम यहाँ पे CO2 के साथ 7 अप्लाई जो वो कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे 7 जो है ना वो कार्बन है, तो हम यहाँ पे CO2 के साथ जो है ना 7 अप्लाई जो वो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो कार्बन जो वो बैलेंस हो गया। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 16 हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर जो H2O है इसके साथ 8 अप्लाई कर देंगे, 8 × 2 यानी कि 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी वो बैलेंस हो गए। देन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो हम लेफ्ट हैंड वो साइड पे, अब जो हम पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है कितने उनको हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 14 ऑक्सीजन है, 7 to the 14, और यहाँ पर H2O के पास 8 ऑक्सीजन है, तो 14 + 8 = 22 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो O2 है वहां पर हम 11 ऐड जो वो कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन को बैलेंस हो जाएगी। अगर मैं इनकम्प्लीट कंबशन को कर रहा हूँ, तो उसके लिए बस इक्वेशन जो वो चेंज हो जाएगी, C और H2O जो है ना वो बनेगा, बाकी वही बैलेंसिंग इसी जो वो तरीके से होगी। यहाँ पर वही इक्वेशन होगी, O2 गिव्स ऑफ CO प्लस H2O। ऊपर वाली में CO2 बन रहा था, यहाँ पर खाली CO जो वो मिलेगा। ठीक है, ये हो सक होती है जब हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन हो, यानी कि ऑक्सीजन सही है वो कम है। फिर एक हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन की टाइप वो होती है जिसमें ऑक्सीजन हमारे पास बिल्कुल ही जो वो कम हो। एक हमारे पास ऑक्सीजन की टाइप वो होती है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल ही जो है ना वो कम हो, या फिर ऑलमोस्ट ऑक्सीजन ना होने के वो बराबर हो। सही है, तो उसको हम बोलते हैं सूट, यानी कार्बन पर पार्टिकल्स उसमें बनते हैं +H2O ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास है +O2 टू फॉर्म C+H2O। सही, और उसी तरीके से जो है ये बैलेंसिंग होती है। अच्छा, पे जो थर्ड टाइप है रिएक्शन की, वो हमारे वो पास यहाँ पर आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जो थर्ड टाइप हमारे वो पास आती है, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो हमारे पास ना। और वो होता क्या है, सही है, अब यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड टाइप है, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, उसमें कोई किसी भी हेलो एल्केन का रिएक्शन जो है ना, सॉरी, किसी भी हेलोजन का रिएक्शन आप कराते हैं एल्केन के साथ, एनी ऑफ द हेलोजन रिएक्टिंग विद द एल्केन टू फॉर्म हेलोजन एल्केन प्लस हाइड्रोजन हेलाइड ना। अब अगर यहाँ पे मैं क्लोरीन के साथ कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, तो इट विल बी HCl। ये ब्रोमीन के साथ कर रहा हूँ तो इट विल बी HBr एंड सो ऑन ना। और इसमें स्पेसिफिक कंडीशन UV लाइट जो है ना हमारे पास यूज होती है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। मैंने उस दिन भी वो कराया था, तो इस वजह से इसको जरा स्पीड से लेके चलेंगे ना। जैसे Cl2 हमारे पास सिर्फ इक्वेशंस ही जो है मैं आपको यहाँ पे को दिखाऊंगा, बाकी डिटेल पूरी यहाँ पे जो मेंशन है इसके साथ ना। देखो, Cl2 है, रिएक्शन कर रहा है C2H6 के साथ, तो अब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे क्लोरीन पहले फ्री रेडिकल में चेंज होगा, और वो एक हाइड्रोजन के यहाँ से जो है ना सब्स्टिट्यूट जो वो कर देगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, और जो जिस हाइड्रोजन को वो सब्स्टिट्यूट करेगा, वो इस क्लोरीन के साथ मिलके ACl जो है ना फॉर्म कर लेगा। और इस पूरे में जो फ्री रेडिकल को बनाने में जो कंडीशन यूज होगी, दैट इज UV लाइट, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट। इसके तीन जो है ना स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और वो टर्मिनेशन।
इनिशिएशन में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले Cl2 फ्री रेडिकल, Cl2 जो है वो फ्री ये रेडिकल में चेंज होता है, यानी दोनों Cl अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जो है ना वो अलग हो जाते हैं, और दो फ्री रेडिकल हमारे पास यहाँ पे जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी करके वो लिख सकते हैं, 2Cl फ्री रेडिकल को करके ना, यहाँ पे दोनों को ये अलग अलग करके भी हम लोग शो जो है ना वो कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड स्टेप होता है प्रोपोगेशन का। प्रोपोगेशन में हमारे पास क्या होता है, जो कि Cl फ्री रेडिकल हमारे पास वो बना है, वो एल्केन के ऊपर अटैक को करता है। अब वो करता है क्या, जैसे ये Cl है, तो वो जो है ना यहाँ से जो CH का जो बॉन्ड है, यहाँ से एक CH का ये बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ पे जो वो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो ये अलग हो जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो है ना वो अलग हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे फ्री ये रेडिकल ये अलग हुआ है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर को करके HCl यहाँ पे फॉर्म ये वो कर लेगा। ठीक है, और जो वो कार्बन यहाँ से फ्री रेडिकल के तौर पे ये अलग हुआ था, वो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में जब वो क्या होगा, जो कि एल्केन फ्री रेडिकल हमारे पास वो बना था, ये फर्दर यहाँ पे वो रिएक्शन करेगा एक और ये Cl2 के साथ, यहाँ से वही उसी तरीके से जो ये Cl2 ये फ्री रेडिकल की तरफ वो टूटेगा, और ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन इस वो कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, और ये ClC यानी कि इसके साथ आके ये हेड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला Cl, एक जो Cl को बचा था वो ऐसे ही आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे जो Cl2 है वो एल्केन फ्री वो रेडिकल के साथ वो रिएक्शन कर रहा है, और एक Cl इसके साथ आके ये हेड हो रहा है, एक Cl जो है वो बाहर आ गया एज ए फ्री को रेडिकल। अब ये रिएक्शन अब Br के साथ भी वो कर सकते हो ना। अच्छा, टर्मिनेशन का मतलब ये हमारे पास क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल फ्री को रेडिकल है वो कितनी को तरह से आपस में रिएक्शन जो वो कर सकते हैं। सही है, टर्मिनेशन का मतलब ये हमारे पास क्या होता है, जितने भी वो ये पॉसिबल फ्री को रेडिकल है वो आपस में रिएक्शन कितनी तरह से जो वो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बट ये टर्मिनेशन। अब देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे दो जो ना फ्री ये रेडिकल है, एक Cl फ्री रेडिकल है और एक C2H5 फ्री रेडिकल है, तो दो तरह से हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल आए, एक Cl फ्री रेडिकल है और एक C2H5 फ्री जो ये रेडिकल है। अब यहाँ पे तीन वो तरह से आपस में रिएक्शन जो ये कर सकते हैं। क्या मतलब, एक में क्या है कि ये वो Cl और Cl आपस में रिएक्शन करके Cl2 जो है ना वो फॉर्म कर लें। फिर एक और क्या है कि ये दोनों एल्केन की फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके एक C4H10 का बड़ा एल्केन जो है ना वो फॉर्म कर लें। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशन उस वक्त ये वो लिखनी होती है जब उसने आपको वो कहा हुआ होता है, लेकिन अगर उसने कुछ वो कहा हुआ नहीं है आपके ऊपर जो वो छोड़ा हुआ है, तो आप ये दोनों अलग अलग Cl फ्री जो ये दोनों अलग अलग फ्री के रेडिकल है, एक Cl फ्री रेडिकल और एक C2H5 फ्री रेडिकल है, इन दोनों का जो है ना आप आपस में रिएक्शन को ये वो कर लोगे, और ये C2H5Cl जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना एल्केन के रिएक्शन से ऑल टू ऑल। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ना एल्कीन आ रहा है, एल्कीन के चार रिएक्शन बेसिकली हमारे पास होते हैं ना। यहाँ पर हमारे पास जो है ना एल्कीन आ रहा है, एल्कीन के चार रिएक्शन हमारे पास होते हैं, कंबशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन ना। ठीक है, चार जो ये रिएक्शन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कंबशन तो वही वो सेम होगी ना जो हमने ऊपर एल्कीन की करी है, एग्जैक्टली वही वो कंबशन होगी, सिर्फ उसके बदले एल्कीन जो है के लिख देंगे, और उसी तरीके से हाइड्रोजन का जो काउंट है वो थोड़ा जो है ना वो कम हो जाएगा बस। बाकी कंबशन इट इज एग्जैक्टली द सेम व्हाट वी डिड फॉर द एल्केन ना। अब देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे एल्केन है C2H4 ना, सही है, इस इसमें सबसे पहले वो कंबशन आता है, वही कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन होती है। फिर देन उसके ये बात, अब हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे ना अब आते हैं सबसे जो ज्यादा रिएक्शन इसके होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ऊपर ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमारे पास क्या होता है कि भाई हमारे पास मल्टीपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस होते हैं ना, यहाँ पे वी हैव द मल्टीपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस है। ठीक है, अब देखो इसमें तीन तरह से हम ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस के रिएक्शन हम करते हैं ना। यहाँ पे तीन तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस के रिएक्शन जो है ना हम वो कर सकते हैं। एक क्या है कि भाई हमारे पास यहाँ पे एल्कीन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज भी है जो मैं ऊपर को लिखना भूल गया था, यहाँ पे आपको जो है ना कि खुद एल्कीन किससे जो वो बनता है ना वो भी ऊपर आप लोगों को ये बता दूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक ये एडिशन, अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तीन तरह से यहाँ पर हमारे यानी कि चार डिफरेंट जो है ना रिएजेंट से हमारे पास जो है वो हो सकती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब देखो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एक क्या है
एक तो भाई कि ये मैं हाइड्रोजन के साथ जो है ना इसका रिएक्शन कर दूंगा ना। अब देखो इसमें सब चीजें लिखी हुई हैं, तो मुझे कोई इक्वेशन में जाने की जो है ये वो नीड नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक एल्कीन है, इसमें मैंने इसका रिएक्शन किया H2 के साथ, जिसमें निकल एज ए वो कैटलिस्ट को यूज किया, और टेम्परेचर 180 डिग्री पर सेल्सियस था। इसमें हुआ क्या कि मैंने H2 के साथ जब रिएक्शन किया तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी पेयर हो गई। और क्योंकि H2 के साथ रिएक्शन था तो दोनों कार्बन पे एक एक ये हाइड्रोजन आ गया। तो जो मेरा एल्कीन था वो किस में हो गया कि कन्वर्ट एल्केन में हो गया वो कन्वर्ट। सो बेसिकली अगर मैंने एल्कीन को एल्केन में वो कन्वर्ट वो करना है तो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो वो करनी है, और वहां पे मैं H2 एज ए रिएजेंट जो यूज के करूंगा, और उसके साथ निकल एज ए कैटलिस्ट के तौर पे जो है ना यूज मैंने करना होगा। फिर सेम इसी तरीके से अगर मैं एल्कीन का रिएक्शन किसी भी हैलोजन के साथ को कर दूं, यहाँ पे ये ब्रोमीन जो के लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन कोई भी जो है ना हैलोजन यहाँ पर ऐड जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे कोई कंडीशन कोई टेम्परेचर कोई ये प्रेशर की रेंज जो है वो नहीं होती, ठीक है। सिंपल सा एक रिएक्शन होगा, Br2 है, यहाँ पर आप जो है ना उसमें Br2 ऐड करोगे, डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा, और दोनों की एक एक वैलेंसी अपेयर होगी, उसमें Br आके जो है ना वो हेड हो जाए। सिंपल इज दैट, ठीक है। और ये डाई हेलोजन एल्केन हमारे पास जो वो बन जाएगा। फिर इसी वो तरीके से जो थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है उसमें क्या होता है कि आप किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कोई रिएक्शन करते हो। हाइड्रोजन हैलाइड का क्या मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन कनेक्टेड विद एनी ऑफ द हेलोजन ना, इट कुड बी Cl, इट कुड बी Br, इट कुड बी फ्लोरीन, इट कुड बी ये आयोडीन ना, HF HI HCl HBr ना। यहाँ पे मैंने HCl यानी हाइड्रोजन जो ये हैलाइड की स्पेसिफिक टाइप HCl का रिएक्शन यहाँ पे वो दिखाया हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वही सेम चीज होगी, डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा, दोनों की एक एक वैलेंसी है, ये हपेर होगी, एक पे आ जाएगा H, एक पे आ जाएगा Cl, ठीक है। एक पे आ गया Cl और एक पे आ गया H, तो ये बन गया हेलोजन एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड जो फोर्थ जो टाइप होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, वो होती है कि आप स्टीम के साथ H2O के साथ जो ये रिएक्शन करते हो, बेसिकली H स्टीम वो होती नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो 300 डिग्री पर सेल्सियस होता है, तो आप जो पानी यानी कि जो वाटर यूज कर रहे हो तो वो स्टीम में जो वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपका जो यहाँ पे वाटर होता है वो स्टीम में जो है ना कन्वर्ट ये हो जाता है, इसलिए इसको स्टीम हम बोलते हैं। यानी कि आप स्टीम जो है ना वो ऐड करते हो किसमें, हेल्कीन में। और यहाँ पे वो कंडीशन क्या होती है, 300 डिग्री सेल्सियस से इसकी कंडीशन याद करनी है, बहुत आता है। 300 डिग्री सेल्सियस आपने कंडीशन वो रखनी है, 60 ATM जो है ना यहाँ पे प्रेशर होगा, और यहाँ पे वो कैटलिस्ट जो है ना H3PO4 हमारे पास जो है वो यूज होगा। सही है। ये कैटलिस्ट, अब इसमें क्या है कि भाई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा, एक वैलेंसी पे जो आ जाएगा OH, एक पे आ जाएगा H, तो ये बन जाएगा एल्कोहल CH3OH ना, ठीक है। या CH3CH2OH ये बन गया है ये एल्कोहल। ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया एल्कोहल। सही। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो है ना थोड़ी डिटेल में मैं बताऊंगा, क्योंकि हम पूरे ऑर्गेनिक रिवाइज जो है ना हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें एकदम से वो भागना नहीं है कि कोई बीच बीच की चीज जो है ना वो मिस हो जाए, क्योंकि इसका मैकेनिज्म और इसकी कुछ चीजें जो है ना काफी बहुत ज्यादा आती हैं, तो उसके ऊपर बात करना वो जरूरी है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन अभी हमने पढ़े, इशू आता है कि भाई जैसे कि हाँ, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास है ना, तो जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसमें एक कार्बन एक कार्बन पे हाइड्रोजन वो कम है, एक पे जो वो ज्यादा है, इस पे एक है और इस पे को तो है। तो जो पहले जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इसके ऊपर आएगा या इसके ऊपर आएगा, सही है। जैसे कि कि हमारे पास यहाँ पे जो ना मैकेनिज्म आता है ना, अब मैकेनिज्म हमारे पास जो है वो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म हमारे पास क्या होता है कि भाई जैसे ये हमारे पास है ना यूं करके, यूं करके ये हमारे पास है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे जैसे HBr के साथ रिएक्शन करना चाह रहा है ना, HBr इज ट्राइंग टू डूइंग अ रिएक्शन। अब H के ऊपर जाहिर सी बात है पार्शियल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, Br के ऊपर पार्शियल जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये पाई सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर कर लेगा, और Br यहाँ से ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह जो है वो निकल जाएगा ना। तो CH3 CH और ये हो गया CH3,
और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये वाले वो कार्बन ने पाई सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इसका इलेक्ट्रॉन था एक इसका था, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके सी एच के साथ एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो एच जो है वो रिएक्ट कर रहा था उसके साथ शेयर कर। तो अब यहाँ पे जो बी आर है वो बन गया तो न्यूक्लियोफाइल। वो बी आर जो है ना अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वो कार्बन के साथ शेयर कर देगा। बी आर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जो है ना वो शेयर तो कर लेगा। अब यहाँ पे ये आके इसके साथ जो है ना हेड हो जाएगा। भाई अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि भाई यहाँ पे जो एच है वो यहीं पे क्यों गया, एच इस वाले पे क्यों नहीं ऐड हुआ? जो हमारे पास यहाँ पे वो कार्बन है, जो एच है वो इस वाले वो कार्बन पे क्यों गया है, यहाँ पे क्यों नहीं आया? सही है। भाई अगर वो वन वाले वो कार्बन पे ये आता ना, इसको बोला वन कार्बन, इसको बोला टू वो कार्बन, अगर वो अभी वन वाले वो कार्बन पे आया तो उसने वो क्या बनाया, टू ब्रोमो प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन को बनाया है ना। तो बी आर जो है वो मिड वाले पे गया है, बी आर मिड वाले पे गया है जिसपे हाइड्रोजन कम थे, और जिस वो कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा थे वहां पर रेज गया। लेकिन अगर इसका इन्वर्स जो है वो हो जाता तो बी आर वो चले जाता वो कॉर्नर वाले पे, यानी जिसके ऊपर हाइड्रोजन वो ज्यादा थे, और हाइड्रोजन वो चले जाता किस पे, जिसपे हाइड्रोजन को कम थे। तो ये बन जाता वन ब्रोमो प्रोपेन, इसका उलट ना। ठीक है। तो भाई ये टू ब्रोमो प्रोपेन क्यों बना, यानी कि टू ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट क्यों है, और वन ब्रोमो प्रोपेन अगर बनेगा तो माइनर प्रोडक्ट क्यों होगा? ये एग्जाम में वो पूछता है कि वाई टू ब्रोमो प्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड वाई वन ब्रोमो प्रोपेन इज अ माइनर प्रोडक्ट। तो देखो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि सेकेंडरी और वो टर्शरी कैटायन, इसका सबसे बड़ा ये वो रीजन क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शरी ये कैटायन इसका सबसे बड़ा जो है ना वो रीजन होता है। सेकेंडरी और टर्शरी कैटायन इसका सबसे बड़ा जो वो रीजन होता है। ठीक है। अच्छा वो रीजन बेसिकली हमारे पास होता क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास ना, ये हमारे पास जो है ये कैटायंस होते हैं। ठीक है। अब देखो तीन टाइप के हमारे पास ना ये कैटायंस है। एक होता है प्राइमरी कैटायन। प्राइमरी वो कौन सा होगा, जिसमें जिसमें जो मेरा टर्मिनल कार्बन है उसके ऊपर एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। सेकेंडरी कौन सा होगा, जिसके पास दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। टर्शरी का होगा जिसके पास तीन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। टर्शरी कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके साथ तीन अल्काइल ग्रुप ये अटैच होते हैं, तो वो तीन तरह से अपनी फोर्स जो है ना एग्जर्ट कर रहे होते हैं। तो टर्शरी कैटायन और उससे मिलके जो चीज बनती है, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज मोर स्टेबल। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी में आता है वो सेकेंडरी, क्योंकि इसके पास दो अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो ये अपनी फोर्स जो है ना वो पॉजिटिव जो वो कार्बन है इसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसको स्टेबल जो ये वो कर देते हैं। वेयर है प्राइमरी के ऊपर सबसे कम अल्काइल ये ग्रुप ये अटैच होता है, तो ये सबसे कम स्टेबल होता है। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, प्राइमरी इज द लीस्ट स्टेबल। तो देखो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको को बताऊं इन दोनों का ना, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पे ये, अगर देखो, अगर ये टू ब्रोमो प्रोपेन को बन रहा है तो ये टू ब्रोमो प्रोपेन कब बन रहा है? देखो टू ब्रोमो प्रोपेन का मतलब है कि सेकंड पर पॉजिटिव आ रहा था चार्ज। ठीक है। अब देखो इसको आपने कोई डेप्थ में जाके सॉल्व नहीं को करना है एग्जाम में। देखो टू ब्रोमो प्रोपेन जो है मेरे पास, ये कौन सा हेलो अल्केन है? टू ब्रोमो प्रोपेन मेरे पास कौन सा हेलो अल्केन है? ये सेकेंडरी हेलो अल्केन है। टू ब्रोमो प्रोपेन कौन सा हेलो अल्केन है? ये सेकेंडरी हेलो अल्केन है। तो ये कौन से कैटायन से मिलके वो बन रहा होगा? सेकेंडरी कार्बो कैटायन से मिलके बन रहा होगा। ठीक है। ये आपको उसमें कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं है। आपने ये वो देखना है कि ये कौन सा है, ये हेलो अल्केन है, ये सेकेंडरी हेलो अल्केन है, ये सेकेंडरी हेलो अल्केन है। ठीक है। तो तो ये सेकेंडरी कार्बो कैटायन से मिलके जो वो बन रहा है, ये प्राइम वन ब्रोमो प्रोपेन प्राइमरी हेलोल्केन है, क्योंकि फर्स्ट पे ना ये हेलोजन आ रहा है, तो ये प्राइमरी हेलोजन एल्केन है। ये
प्राइमरी हैलोजन एल्केन है, तो ये प्राइमरी जो है ना वो कैटायन से मिलके बन रहा होगा। ये किससे मिलके वो बन रहा होगा? ये प्राइमरी कैटायन से मिलके वो बन रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि सेकेंडरी जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी जो है वो ज्यादा स्टेबल है, सही है। तो चूंकि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, हम जाते हैं इस स्टेबिलिटी की तरफ। तो इस वजह से यहाँ पर जो टू ब्रोमो प्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से मिलकर बन रहा है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, सो इट इज अ मेजर प्रोडक्ट। वेयर एज अ वन ब्रोमो प्रोपेन इज मेड विया प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्योंकि वो प्राइमरी हेलोजन एल्केन से मिलकर वो बना है, तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें हम तो लिखेंगे कैसे? टू ब्रोमो प्रोपेन मेड विया सेकेंडरी कार्बो कैटायन। अब इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ये कैटायन है, उसके ऊपर जो हेलोजन है उसके ऊपर वो लिख देना है। टू ब्रोमो प्रोपेन मेड विया सेकेंडरी कार्बो कैटायन एंड वन ब्रोमो प्रोपेन। अब ये आंसर भी मैंने जो ना ये आपको लिख के जो वो बता दिया है, तो इसमें भी आपको कोई मेहनत नहीं करनी होगी। मेड विया प्राइमरी कार्बो कैटायन। जो प्राइमरी हेलोकेन होगा वो प्राइमरी कार्बो कैटायन से मिलकर बनेगा, ठीक है। अब टू ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट क्यों है, और वन ब्रोमो प्रोपेन माइनर क्यों है? सेकेंडरी कार्बो कैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। सही। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और चीज आती है जो बताना काफी जो वो जरूरी है, कि भाई हमारे पास ना मुझे पता कैसे चलता है कि अगर मेरा कोई वो टर्शरी आ रहा है, तो मैं उसको फाइंड आउट किस तरीके से जो है ना वो करूंगा। देखो, टर्शरी की पहचान क्या है? कि अल्काइल और वो एक ही पे वो आ रहे होंगे, अल्काइल ग्रुप और हेलोजन ग्रुप एक ही पे आ रहे होंगे। जैसे कि फर्स्ट करो, अगर यूं पकड़ के आ रहा है टू मिथाइल, अच्छा ये ब्रोमो पहले आएगा, जैसे यूं करके आ रहा है टू मिथाइल टू ब्रोमो प्रोपेन, तो ये टर्शरी है। क्यों? क्योंकि दोनों मिथाइल और ये सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो ये टर्शरी होगा और ये मोस्ट स्टेबल होगा। अब इसके सामने चाहे ये प्राइमरी आ जाए, चाहे सेकेंडरी आ जाए, सारे वो माइनर होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, अल्काइल और ये हेलोजन, तो इट इज वो टर्शरी। इस अगर मैं इसको वो बनाना चाहूँ तो इसको इस तरीके से बनाऊंगा ना, 1 2 3, ये Br हो गया और ये CH3 हो गया। तो ये इस तरीके से, ये इस तरह से मेरे पास हो जाएगा, सही। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक, ये एडिशन का था, ठीक है। अब आते हैं एल्कीन की लास्ट सेकंड लास्ट जो रिएक्शन पे, यानी कि ऑक्सीडेशन पे। देखो, हमारे पास एल्कीन की ना दो ऑक्सीडेशंस होती हैं, ठीक है। दोनों का मैं ये बता देता हूँ, एक होती है कोल्ड ऑक्सीडेशन और एक होती है हॉट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा इशू स्टूडेंट को कोल्ड ऑक्सीडेशन में या ये हॉट ऑक्सीडेशन में होता है। देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास है, ये मेरे पास एल्कीन है, मैं कोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे KMnO4 जो वो यूज होता है और H2SO4 एज ए कैटलिस्ट के तौर पे जो वो यूज होता है। और ये अच्छा, दोनों हॉट और कोल्ड दोनों में सेम कंडीशंस होती हैं, यानी सेम रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट और सेम एसिड जो वो यूज होता है। इसी वजह से आपने जो वो देखा होगा कि यहाँ पे लिखा होता है एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। इनमें जो रिएजेंट होता है उसमें आपने देखा होगा लिखा होगा एसिडिफाइड KMnO4
वो लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ना होता क्या है, हम यहाँ पर इसकी वो कोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड जो वो ब्रेक होगा जो एल्कीन का है, और दोनों वैलेंसीज पे आके हुए जो है जो वो हेड हो जाएगा, यानी डायऑल जो है वो बन जाएगा। सो बेसिकली ये कोल्ड ऑक्सीडेशन होती है। अगर मैं हॉट ऑक्सीडेशन की को तरफ आ रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग फॉर दी हॉट ऑक्सीडेशन, तो उसमें चीज जो है ना थोड़ी चेंज हो जाती है। उसमें डिपेंड करता है कि मेरा जो डबल बॉन्डेड वो कार्बन है उसके ऊपर कौन सी चीज अटैच्ड है। हॉट ऑक्सीडेशन है, बाकी वही एसिडिफाइड KMnO4 वगैरह जो है वो यूज होगा यहाँ पे। देखो, अगर मेरा जो डबल बॉन्ड इसमें होता क्या है, दो टाइप के वो बॉन्ड्स टूटते हैं हॉट ऑक्सीडेशन में, ठीक है। दो टाइप के ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं, एक टूटता है C डबल बॉन्ड C, और दूसरा टूटता है CH बॉन्ड। ये दोनों वो बॉन्ड अगर जो डबल बॉन्डेड वो कार्बन है उसके साथ अटैच है तो दोनों जो वो टूटेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास है ये C डबल बॉन्ड C है। अब देखो यहाँ पे जो सी जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दो हाइड्रोजन जो है ना वो अटैच्ड है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C यहाँ पे वो ब्रेक होगा, और यहाँ पे जो CH बॉन्ड है वो जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। एक तो C डबल बॉन्ड C यहाँ पे वो ब्रेक होगा, और जो दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो दोनों जो है ना वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कार्बन है इसकी तो चार की चार वैलेंसीज क्या हो गई, ये वेकेंट हो गई, ठीक है। तो दो टाइप के वो बॉन्ड यहाँ पे वो टूटते हैं, दो टाइप के बॉन्ड जो वो बनते हैं। अ, जो जो बॉन्ड यहाँ पे वो टूटे हैं वो कौन से हैं, जो बॉन्ड यहाँ पे टूटे हैं वो बॉन्ड थे C डबल बॉन्ड C और CH बॉन्ड। और जो बॉन्ड बनते हैं टूट के, अब ये बनेंगे कौन से बॉन्ड, सबसे पहले बनता है अगर कार्बन की दोनों वैलेंसीज अवेलेबल है तो C डबल बॉन्ड वो बनेगा, और अगर एक वैलेंसी अवेलेबल है कार्बन की तो OH बॉन्ड जो वो बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे जो ये C डबल बॉन्ड C था, ये यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, और इस वो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन थे ना, तो दोनों जो है वो ब्रेक हो गए। अभी मैंने यहाँ पे दोनों बॉन्ड को बताए थे, ये दोनों बॉन्ड को टूटेंगे। तो इस कार्बन की दो वैलेंसीज जो है, चार की चार वैलेंसीज ये अवेलेबल हो गई। दो वैलेंसीज पे C डबल बॉन्ड और बाकी पे भी C डबल बॉन्ड हुआ आ गया। तो ये बन गया CO2। ये CO2 उस वक्त को बनता है कि जब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हो, तो CO2 हमारे पास जो है वो बन जाता है। सेम इसी जो को तरह से अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ये अटैच हो, और दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप कोई कार्बन अटैच्ड हो, तो अभी कार्बन बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो C डबल बॉन्ड C वो टूट जाएगा, दूसरा CH का बॉन्ड जो वो टूट जाएगा। तो अब तीन वैलेंसी जो है ना वो अवेलेबल हो जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। फिर यहाँ पे तो CH3 आ गया, तो यहाँ पर जो दो वैलेंसी ये अवेलेबल है यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, और जो एक वैलेंसी ये अवेलेबल है यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अगर डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्ड C के पास एक H अटैच हो, और एक वैलेंसी पे वो कार्बन अटैच हो, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। सेम इसी जो वो तरीके से अगर C डबल बॉन्ड C के पास दोनों अल्काइल ग्रुप जो है ना वो हो, यानी दोनों कार्बन अटैच हो, तो सिर्फ ये डबल बॉन्ड जो वो टूटेगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हुआ आ जाएगा बस। जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कीटोन। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कीटोन। फिर इसी तरीके से हमारे पास ये पॉलीमराइजेशन आती है। भाई पॉलीमराइजेशन का बहुत ही सिंपल सा जो रूल है हमारे पास, वो क्या है जैसे ये मेरे पास एक पॉलीमर है ना, एडिशन पॉलीमराइजेशन या वो पॉलीमर। अब देखो जैसे ये मेरे पास है, ये मेरे पास एक मोनोमर है CH3। अब यहाँ पे मैंने अच्छा, इसको एक चीज जैसे फर्ज करो मुझे उसने कहा है कि भाई प्रोपीन है, मुझे प्रोपीन का पॉलीमर जो है वो बना के दो। तो प्रोपीन हमारे पास जो है वो होगा क्या, प्रोपीन यूं होगा CH3 C डबल C H2। अब इसका मोनोमर मैं कैसे बनाऊंगा, मोनोमर मैं ये कैसे बनाऊंगा, मैं C डबल बॉन्ड C को सबसे पहले यहाँ पे वो बनाऊंगा, फिर यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, और फिर इस तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक CH3 आ रहा है। सही, ये मेरा बन गया मोनोमर। अब अगर मुझे इससे पॉलीमर वो बनाना है तो मैं कैसे वो बनाऊंगा,
यानी ये बहुत सारे मोनोमर्स आपस में यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। यानी कि ये मल्टीपल मोनोमर्स यहाँ पर आपस में जो है ये ज्वाइन हो जाएंगे। यही बहुत सारे ये मल्टीपल आपस में जो है ना ये ज्वाइन हो जाएंगे। से अब ये एक सेकेंड, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर करके बना देता हूँ। अब ये होगा क्या कि ये अगेन यहाँ पे नीचे को बनाता हूँ। अब इनका जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, वो सबका सबका एक एक डबल बॉन्ड जो पीछे ब्रेक हो जाएगा। और सबकी जो एक एक ये वैलेंसी है वो आपस में क्या हो जाएगी, वो ज्वाइन हो जाएगी। तो ये बन जाएगा मेरे पास एक पॉलीमर बन गया, ठीक है। बट ये अभी रिपीटेड यूनिट वगैरह वो कुछ भी नहीं है, ये एक मैंने एक चेन बना के दिखाई है। अब होता है क्या है, अगर वो मुझे कहे कि भाई ये मेरे पास जो है ना वो पॉलीमर है, मुझे ये मेरे पास जो है ना वो पॉलीमर है, मुझे इससे ना मोनोमर ये बना के दिखाओ, तो आपने ये करना क्या है, आपने यहाँ पे वो कॉर्नर पे एक वो कार्बन जो है ना वो ये सिलेक्ट को करना है, सबसे ये वो कॉर्नर वाला। अब ये वाला कार्बन दोबारा रिपीट जो है वो कहाँ पर हो रहा है, ये वाला कार्बन दोबारा रिपीट जो है ना हमारे पास, ये वाला कार्बन दोबारा रिपीट जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कार्बन रिपीट हो रहा है इससे वो पहले तक, ये एक जो है ना मोनोमर है, ये एक मोनोमर यूं करके हमारे वो पास आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसका एक रिपीटेड यूनिट हम कैसे जो वो बनाते हैं, इसी को दोबारा जो वो बनाएंगे हैज इट इज ना, इसी को दोबारा यूं करके जो वो बनाएंगे, ठीक है, इसी को दोबारा यूं करके जो वो बनाएंगे, और रिपीटेड यूनिट बनाना है, यूं करके वैलेंसी दिखा के यूं करके बना देंगे, तो ये हो गया रिपीटेड यूनिट। इसको बोलते हैं रिपीटेड यूनिट। सही।